तो चलिए ज़्यादा समय नहीं गवाते हैं और अगर बात करते हैं कि अगर आप रेगुलेटरी अफेयर्स में एम फार्मा करते हैं तो एम फार्मा करने के बाद आपको किस टाइप की जॉब अपॉर्चुनिटी मिलती है। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट तो ज़्यादातर जो लोग रेगुलेटरी अफेयर्स में एम फार्मा करते हैं वो लोग क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट में वर्क करते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर। यहाँ पर मैं शॉर्ट में आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि रेगुलेटरी अफेयर बेसिकली होता क्या है। देखिए, ये लोग फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर होने वाले जो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट होता है उसको हैंडल करते हैं। थोड़ा और क्लियर करता हूँ मैं कि रेगुलेटरी अफेयर्स के सिलेबस के अंदर आपको दुनिया के अलग अलग देशों के रूल रेगुलेशंस के बारे में समझाया जाता है कि अगर आपको किसी दूसरी कंट्री के अंदर ड्रग बेचनी है, सेल करनी है, तो वहाँ की क्या गाइडलाइन होती है, वहाँ पर किस गाइडलाइन को फॉलो किया जाता है, वहाँ की सरकार की क्या गाइडलाइन है, इससे रिलेटेड आपको नॉलेज दिया जाता है। तो जब आप क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट में काम करने के लिए जाते हैं फार्मा इंडस्ट्री के अंदर, तो उस इंडस्ट्री का जब दूसरी कंट्रीज से रिलेटेड जब भी उनको माल भेजना होता है या सेल करना होता है या किसी नई कंट्री में माल भेजना होता है, तो ये रेगुलेटरी अफेयर्स के बंदे जो होते हैं वहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सारा डॉक्यूमेंटेशन ये हैंडल करते हैं। साथ ही साथ उस कंट्री से भी यही लोग बात करते हैं और वहाँ के जो भी रूल रेगुलेशन है उनके बारे में इनको पता होता है। तो ये फिर उस हिसाब से मतलब अपनी कंपनी को बताते हैं और उस हिसाब से फिर ये अपने प्रोडक्ट को तैयार करते हैं। तो एक तरीके से ये बोल सकते हो कि ये फार्मा के वकील होते हैं जिनको सारे फार्मा से रिलेटेड कानूनी जानकारियाँ होती हैं अलग अलग देशों की। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि हर देश में फार्मा से रिलेटेड गाइडलाइंस अलग अलग होती हैं और सब ने अपने अपने हिसाब से रूल रेगुलेशन बनाए हैं। तो अगर आपको उस पर्टिकुलर कंट्री में अगर अपनी दवाइयाँ बेचनी होती है तो आपको उस कंट्री के रूल रेगुलेशन को फॉलो करना होता है। जैसे यूएसए के अंदर होता है यूएस एफडीए, इंडिया के अंदर है सीडिस्को, ब्राज़ील के अंदर है एनवीज़ा, ब्रिटेन के अंदर है एमएचआरए, ऑस्ट्रेलिया के अंदर है टीजीए, यूरोप के अंदर है ईयू, जापान के अंदर है पीएमडीए। तो ये वो सारी गाइडलाइंस हैं जो अलग अलग देशों के अंदर फॉलो की जाती हैं, जो कि उसकी सरकार के द्वारा दी गई है। मतलब उन कंट्री की सरकार ने ये गाइडलाइन उनको दी है। तो अगर किसी भी कंपनी को, चाहे वो भारत की हो या किसी भी देश की हो, अगर उसको उस कंट्री के अंदर, जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर भारत की किसी कंपनी को यूएस में अगर अपनी दवाइयाँ बेचनी है तो उसको यूएस एफडीए को फॉलो करना होगा। ब्रिटेन में बेचनी है तो एमएचआरए को फॉलो करना होगा, ब्राज़ील में बेचनी है तो एनवीसा को फॉलो करना होगा। तो ये सारी गाइडलाइन का नॉलेज जो होता है वो रेगुलेटरी अफेयर्स में जो लोग एम फार्मा करते हैं उनको होता है। तो ये लोग पर्टिकुलर फार्मा इंडस्ट्री के अंदर रहते हैं और अगर उस कंट्री से रिलेटेड जो भी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के अंदर जो भी उनको प्रॉब्लम आती है उस कंट्री के अंदर, तो रेगुलेटरी अफेयर्स के जो बंदे होते हैं ये लोग उसको हैंडल करते हैं। तो मैंने आपको शॉर्ट में समझाने की कोशिश करी है कि ये बेसिकली रेगुलेटरी अफेयर्स के बंदे करते क्या हैं जब ये फार्मा इंडस्ट्री के अंदर वर्क करते हैं। यहाँ पर एक चीज़ और मैं बता दूं कि मेरी एक सिस्टमेटिक वे में सीरीज़ है जहाँ पर मैंने यूएस एफडीए, एमएचआरए और पीएमडीए को सिस्टमेटिक और ईयू को भी सिस्टमेटिक वे में समझाया है। अगर आप एनवीसा, एमएचआरए, यूएस एफडीए, पीएमडीए और ईयू को सिस्टमेटिक वे में समझना चाहते हैं, ये गाइडलाइन क्या होती है, कैसी होती है, इनकी स्टार्टिंग कैसे हुई, इनकी ज़रूरत क्यों पड़ी, इसके बारे में मैंने पहले से ही सिस्टमेटिक वीडियो पब्लिश हो चुके हैं। तो उन वीडियो को देख के आप इन गाइडलाइंस को बहुत ईजी वे में समझ सकते हैं। अगर आप रेगुलेटरी अफेयर्स में एम फार्मा करने के बाद अगर आप एलएलबी कर लेते हैं, है ना, एम फार्मा करने के बाद अगर आप एलएलबी कर लेते हैं, मतलब लॉ भी कर लेते हैं, तो ये आपके जॉब में बहुत अच्छा होगा, आपके करियर के लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि आपके पास रेगुलेटरी अफेयर्स की जो गाइडलाइंस है उससे रिलेटेड नॉलेज तो है ही, और एलएलबी करने के बाद आपको भारत सरकार की जो कानूनी लड़ाइयाँ हैं वो भी पता चल जाती है। मतलब आप एक ऑफिशियल तरीके से वकील बन जाते हैं। तो ये चीज़ फिर आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है जब आप कंपनी के अंदर काम करते हैं, क्योंकि आप कंपनी में एज ए वकील भी वर्क कर रहे हैं और रेगुलेटरी अफेयर्स से रिलेटेड नॉलेज भी आपके पास है। तो आप दोनों चीज़ें फिर सिस्टमेटिक वे में जब आपके पास होगा, दोनों डिग्री आपके पास होगी, तो फिर आपकी सैलरी भी अच्छी बढ़ेगी और आप फिर बहुत सिस्टमेटिक वे में अपने वर्क को हैंडल भी कर पाएंगे। यहाँ पर एक चीज़ मैं बहुत इंपॉर्टेंट बताना चाहता हूँ, जहाँ पर मैंने रेगुलेटरी अफेयर्स के बंदों को काम करते हुए देखा है। जब भी कोई फार्मा इंडस्ट्री, कोई नई कंपनी डेवलप होती है, उसकी कोई बिल्डिंग बन रही है या कोई नया प्लांट बन रहा है या कोई नई लेबोरेटरी बन रही है, तो रेगुलेटरी अफेयर्स के पर्सन जो होते हैं वहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि इनको पूरी रूल गाइडलाइंस पता होती है कि अगर आपको कोई इंडस्ट्री बनानी है तो आपको किन किन की मान्यता लेनी पड़ेगी, किस किस की परमिशन की ज़रूरत है, क्या डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ता है, गाइडलाइन कैसी है, इंडस्ट्री कैसे बननी चाहिए, कितना एरिया होना चाहिए, क्या क्या सावधानी हमको रखनी है, इन सभी का नॉलेज इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर इनको दिया जाता है। तो यहाँ पर ये लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और कई बार कंपनीज बाहर से भी रेगुलेटरी अफेयर्स के बंदों को हायर करती हैं और अपने मतलब हायर भी करती हैं जो एक्सपीरियंस पर्सन होते हैं, साथ ही साथ नए लड़कों को जॉब भी देती है। और यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मैंने ज़्यादातर रेगुलेटरी अफेयर्स के लोगों को बहुत जल्दी प्रमोट होते हुए भी देखा है। कई बार रेगुलेटरी अफेयर्स के पर्सन क्यूए से अपना करियर स्टार्ट करके बहुत ही जल्दी कॉर्पोरेट में चले जाते हैं और हेड ऑफिस में बैठना स्टार्ट कर देते हैं। और देखिए, इनका नॉलेज बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इनकी डीलिंग करने का तरीका बहुत नॉलेज इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इनको पूरी गाइडलाइन का नॉलेज होता है।
उसके अलावा कुछ और भी जॉब अपॉर्चुनिटी है, जैसे आप आफ्टर एम फार्मा आप एकेडमिक्स में जा सकते हैं, आप टीचिंग कर सकते हैं। कम से कम 2 फैकल्टी हर बी फार्मा कॉलेज के अंदर रिक्वायर होती है, तो आप वहाँ पर भी वर्क कर सकते हैं। CDRI DRDO के अंदर भी आप जॉब कर सकते हो, और फार्माकोपियल कमीशन के अंदर भी आप ऐसे जॉब कर सकते हैं। तो ये तो बहुत ऐसे सेक्टर होगा जहाँ पर आप आफ्टर एम फार्मा जा सकते हैं। बट एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप रेगुलेटरी अफेयर्स में एम फार्मा करके फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर अगर अपना करियर बनाएंगे तो आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा और आप काफ़ी आगे तक जाएंगे, क्योंकि ये बेसिकली एम फार्मा की एक ऐसी ब्रांच है जो काफ़ी अंडररेटेड मानी जाती है। लड़के इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, बट जैसे मैंने आपको समझाया और जैसे मैंने फार्मा इंडस्ट्री के अंदर काम किया है, वहाँ पर मैंने इस ब्रांच का बहुत इंपॉर्टेंस देखा है। क्योंकि फार्मा इंडस्ट्रीज जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा रूल रेगुलेशन को फॉलो करती हैं। मेरे हिसाब से कोई भी दुनिया की कोई भी ऐसा सेक्टर जो है इतना रूल रेगुलेशन को फॉलो नहीं करता होगा जितना फार्मा इंडस्ट्री फॉलो करती हैं। चाहे वो USFDA हो गया, MHRA हो गया, उसके अलावा ICH, और जितनी भी गाइडलाइंस है डिफरेंट, उन सभी गाइडलाइंस को फार्मा इंडस्ट्री के अंदर फॉलो किया जाता है। तो वहाँ पर रेगुलेटरी अफेयर्स के बंदों का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि इन लोगों को गाइडलाइन का पूरा नॉलेज होता है, क्योंकि पूरा सिलेबस ही उसके ऊपर बेस्ड होता है। तो इनको सिस्टमेटिक वे में हर चीज़ को समझाया जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितनी इंपॉर्टेंट ब्रांच है। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आप रेगुलेटरी अफेयर्स में एम फार्मा कर रहे हैं तो आप अपना करियर फार्मा इंडस्ट्री में बनाएं। चाहिए स्टार्टिंग में आपकी इंडस्ट्री काफ़ी छोटी हो, बट एंड में आपको जब धीरे धीरे एक्सपीरियंस मिलेगा तो आपका करियर काफ़ी ब्राइट होगा। ये एक नई ब्रांच है, बाकी काफ़ी अच्छी ब्रांच है। तो मैं यहीं पे ये वीडियो कंप्लीट करता हूँ। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस टाइप की वीडियोस और बनाऊं तो नीचे कमेंट्स में आप मुझे सजेशन दे सकते हैं। मैं आने वाले समय पे इसके ऊपर वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और यूं ही बने रहिए मेरे साथ। आपके लिए आज की एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो आज मैं मेरे सभी स्टूडेंट्स को जवाब देने के लिए मैंने एक ट्रिक निकाली, और उसको ये है कि मैं अब आने वाला हूं लाइव, और लाइव आके मैं आपसे सीधे इंटरेक्ट करूंगा और आपके क्वेश्चंस का जवाब दूंगा। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन उठ रहा होगा कि सर लाइव आओगे कहां पर और कब आओगे? तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि मैं लाइव आऊंगा मेरे फेसबुक पेज पे। मेरे फेसबुक पेज का नाम है प्रोफेसर करण अजय गुप्ता। उस पेज को आप फॉलो कर लीजिए। समय, टाइम, जो जगह, वो सब मैं बताऊंगा उस फेसबुक पेज पे। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जल्द ही मैं फेसबुक लाइव पे आने वाला हूं। सर लिंक तो बता दो। तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मेरे पेज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से आप मेरे फेसबुक पेज पे जा सकते हैं और मुझे फॉलो कर लीजिए। और एक मिनट और, अगली मुलाकात होती है फेसबुक पेज पे।